रुझान की बात की जाए तो 130 की बढ़त पर एनडीए आ गया और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या बीजेपी से अलग होगी जेडीयू? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे आप पिछले इलेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं अलग से होकर लड़ी थी पार्टी, लेकिन बाद में बीजेपी में ही शामिल हो गए थे नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी और उनकी जो फ्रेंडशिप है वो आगे इसमें कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि साथ अगर इलेक्शन लड़े तो साथ ही आगे चलेगा इनका। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा गया था चुनाव में कि तेजस्वी जो है इस बार बिना लालू के सहारे मतलब उन्होंने चुनावी रैलियां की हैं और चुनाव में लालू प्रसाद का कहीं यादव नहीं आए। क्या उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा हुआ था, इनका बेनिफिट हुआ है? जो तेजस्वी यादव का था वो मोस्टली क्या था, युवाओं का समर्थन ज़्यादा था, और बिहार की जनता चाहती थी कहीं ना कहीं कि एक युवा मुख्यमंत्री उनको मिले, क्योंकि वो जिस तरीके से कई सालों का बीजेपी कहती थी गुंडा राज है या फिर उनका वर्चस्व नहीं है। तो एक तरीके से अगर हम पिछले कई सालों के बाद देखें तो एक कहीं ना कहीं बिहार की जनता चाहती थी कि युवा चेहरा उनके सामने आए। तो युवाओं के अगर चेहरे की बात करें तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दो चेहरे उनके सामने थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं तो मुझे लगता है बिहार की जनता एक एक्सपीरियंस की तरफ गई है, बीजेपी की तरफ झुकाव उनका रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अनुभव लोग हैं उनके तरफ बिहार की जनता जनता जो है वो ज्यादा की। कौन कौन सा मुद्दा आपको क्या लगता है, क्योंकि इस बार चुनाव में आप भी थे हमारे साथ, कौन कौन सा मुद्दा हावी रहा जिसको लेकर इस बार जनता कहीं ना कहीं अगर एनडीए को देखा जाए तो वोट देने गई? मुझे सबसे बड़ा अगर मुद्दा लगता है तो वो ये रहा है कि जिस तरीके से आपातकाल देश में रहा हमारा, कोरोना के बीच लॉकडाउन रहा, लोग त्रस्त रहे खाने के लिए, रोजगार के लिए, वाहनों के लिए, संसाधन के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो ये है, क्योंकि बिहार की जनता जिस तरीके से महाराष्ट्र से, दिल्ली से, अलग अलग राज्यों से अपने प्रदेश गई है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो रोजगार और खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें थी। और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी ने और बाकी पार्टियों ने ग्राउंड लेवल पे काम करा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी का समर्थन किया है। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहा है रत्नेश जी, क्या लगता है कि बिहार की जनता अनुभवी को ज्यादा चांस देगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि सर ने कहा कि आरजेडी के तेजस्वी क्यों चेहरा बन के आए, ठीक, उस पर एक बहुत देखिए, कोरोना काल में अगर कोई नेता पूरे बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियों, अगर कोई नेता ज़मीन पे दिखा, किसी ने बाढ़ में बिना अपने कपड़ों के भीगने की चिंता किए हुए पानी में छलांग लगाई, वो तेजस्वी थे। मकसद चुनाव था? नहीं, मकसद चुनाव रहा हो, देखिए पॉलिटिकल गेम तो सबका होता है, मकसद भले रहा हो, लेकिन एसी रूम में बैठकर मुख्यमंत्री के तौर पर मीटिंग करना और सीधे जनता के पास जाकर जनता से बात करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। दो नेता इस बार जो एकदम दिखे, जमीन पर दिखे, एक तो जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव और एक तेजस्वी यादव, ठीक है, इन दोनों ने जनता से सीधे अपना संपर्क बनाया। तो पप्पू यादव भी पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी भी। देखिए, अब पप्पू, मैंने कहा ना कि पप्पू यादव की पार्टी का, कहा ना कि पीछे एक जो कहते हैं ना लेगेसी जो होती है, इनके पीछे लेगेसी है एक, ठीक है, एक पॉलिटिकल फैमिली की लेगेसी है, ये ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश फेस्ड है। पप्पू यादव की अभी उतनी भी पॉलिटिकल लेगेसी नहीं हो पाई। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, तेजस्वी यादव ने अपने पूरे परिवार को किनारे करके राजनीति की। आपको बताऊं, फायदा हुआ उसका परिवार से दूर चुनाव? बिल्कुल फायदा हुआ है, बिल्कुल फायदा हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार को लगातार चुनौतियां देते रहे रामविलास पासवान, लेकिन सफल नहीं हो सके। नीतीश को चुनौती देते रहे पप्पू यादव, लेकिन सफल नहीं हो सके। नीतीश को चुनौती देते रहे तेज प्रताप, लेकिन नहीं सफल हो पाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने पिछले 6 महीने की मेहनत में यह जता दिया कि अगर कोई नीतीश कुमार का विकल्प बिहार में बन सकता है तो वो तेजस्वी यादव बन सकते हैं। और बिहार की जनता ने यह स्वीकार भी किया है, क्योंकि 103-4 प्लस सीटें जो भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी के फेस पे आ रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तेजस्वी के फेस पे आ, लेकिन फिर भी आरजेडी पीछे चल रही है। बेशक पीछे चल रही हो, लेकिन मैं एक मेहनत मानूंगा तेजस्वी यादव की कि जिस प्रकार से उनके फादर लालू यादव जेल में हैं, उनको किसी तरीके से बड़ी पावर के तौर पे बैकअप सपोर्ट नहीं मिल पाया, उसके बाद भी इतनी सीटें खींचना इनकी एक तरीके से जीत ही है। क्या लगता है कि अनुभवी को इस बार जनता दी है वोट, मतलब क्योंकि एनडीए की तरफ से 129 है और आरजेडी 103, युवा इस बार काम नहीं कर पाया? इस बार मेरे हिसाब से युवाओं ने ही काम किया है, युवाओं वोटरों ने ही काम किया है। जहाँ तक मेरा मानना है कि बिहार के वोटिंग में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड आता है। जैसे कि अभी चाइना वाला कांड हुआ था, जिसमें बिहार रेजिमेंट के फौजियों ने
जो अपना प्रतिभा दिखाया था और एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की थी। तो आज के डेट में भारत देश की एक अवधारणा जो कि काफ़ी हद तक सही भी है कि बीजेपी पार्टी कुछ करे ना करे बट डिफेंस के लिए काफ़ी हद तक काम कर रही है। और जब भी हम बिहार और हरियाणा ऐसे स्टेटों की बात करते हैं तो वहाँ के मैक्सिमम लोग एज अ जीडी तौर पे भारतीय सेना में निवृत्त होकर देश की सेवा करते हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी की बहुत ज़्यादा ही इस बार सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा लालू प्रसाद यादव जी के साथ हुआ और जैसा उनका बैकअप रहा है उस हिसाब से उसे दरकिनार करके 103 सीट ले आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत को प्रूव करता है, जो कि काफ़ी भी जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्हें उम्मीद नहीं थी। क्या आप इस बात से सहमत रखते हैं कि अगर आरजेडी की बात की जाए तो सिर्फ तेजस्वी एक बड़ा चेहरा थे आरजेडी में और सब बैकफुट पे थे, चाहे वो कांग्रेस हुई या फिर कोई और पार्टी? इस चुनाव में हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी से उम्मीद थी और काफ़ी माना भी जा रहा था। मैं आरजेडी की बात कर रही हूँ, आरजेडी का ही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक बीजेपी, पहली बात मेरे हिसाब से बीजेपी को स्वतंत्र रूप से यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए था इस बार, जो कि वो नहीं लड़ी। तो ऐसे में इनके विकल्प कम हो जाते हैं, और जब इनके विकल्प इनके सामने दो ही हैं, नीतीश और हमारे तेजस्वी जी, तो काफ़ी एक बार जब शासन काल में आप हो तो आप अच्छा करते हो तो उसके साथ कुछ ऐसा भी होता है जो नहीं हो पाता है, जो पब्लिक को खटक जाता है। अब हमारे जो अपोजिशन में होते हैं वो अच्छी चीज़ों को पिक करें ना पिक करें, उन चीज़ों को पिक करने का मौका वो नहीं छोड़ते। और तेजस्वी जी का एक सबसे अच्छा कार्य मुझे ये लगा कि अभी बिहार बाढ़ हो गया, कोरोना काल हो गया, जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने उनका एक पर्सनल वीडियो देखा था जिस दौरान किसी दुकानदार के दुकान में आग लग गई थी। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे उन्हें फ़ोन किया और वहाँ से जो संभव सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल सकती थी वो उन्हें दी, अपनी व्यक्तिगत तरफ से जो सुविधा दे सकते थे वो दिए। तो उन्होंने इस दौरान सिर्फ ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने की कोशिश की और वो जुड़े। फिर भी रुझान कम क्यों? सवाल तो यही है ना सर। रुझान, चुनाव के लिए सब कुछ किए, सरकार आई इसलिए सब कुछ किया गया, लेकिन उन्हीं को कम वोट मिल रहे हैं। वोट उन्हें कम नहीं मिल रहे हैं, वोट उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पाए। तो ज़रूरी आपका नहीं होता। इस बार तेजस्वी जी का ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। अगर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना अच्छा कर सकता है तो हो सकता है अभी उन्हें काफ़ी कुछ सीखने की भी ज़रूरत हो और वक्त के साथ काफ़ी चीज़ें वो और अच्छा कर पाएँ। बट जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो अभी या फिर आने वाले सालों में जैसी नीतीश जी की छवि बनती जा रही है, इन्हें अपना स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना ही होगा, अन्यथा इनके अपने वोटर्स इनके पास शायद ना रह पाएँ फ्यूचर में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी अगर स्वतंत्र वहां पर, क्या अगर दोनों एनडीए बीजेपी वहां पर अगर अकेले लड़ती तो क्या उसका फायदा होता? क्या एनडीए के साथ अगर एनडीए गठबंधन है वहां पर तो अगर बीजेपी के खाते में ज्यादा वोट आ रहे हैं फिर भी उसको नुकसान होगा क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछला अगर हम शुरू से देखते हैं तो एक साथ ही उनका वर्चस्व वहाँ पर रहा है। और एक तरीके से अगर हम ऐसे राज्यों की बात करें, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, इसमें पिछले कई सालों में अगर हम योगी सरकार को दरकिनार कर दे तो एक जो लोकल पार्टीज़ है उन्हीं की ही सरकार वहाँ पर रही है, चाहे वो बिहार हो चाहे अपना उत्तर प्रदेश हो। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बड़ी पार्टी है उनका लोकल पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन करना उनकी मजबूरी भी है और एक आगे बढ़ने के लिए साथ की भी जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम दिल्ली से ही है, लेकिन उनको एक बड़े प्रदेश में अपनी वर्चस्व बनाने के लिए किसी न किसी पार्टी का समर्थन जरूरी है हमेशा। क्या लगता है कि अगर बिहार में बीजेपी स्वतंत्र रूप से लड़ती तो ज़्यादा उसके पास मतलब चांसेस थे जीतने के, अगर बीजेपी अकेले लड़ती वहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई बहुत खास चांसेस थे, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने एक ट्रेंड देखा होगा, अगर आपने पूरे अभी तो पिछले 3-4 सालों में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, एक ट्रेंड देखिएगा जहाँ पर राज्य के एक पार्टी के नेता को दूसरे राज्य के ही पार्टी के नेता को टारगेट किया गया है, वहाँ पर चुनाव परिणाम दूसरे रहे। लेकिन जहाँ पर राज्य के नेता ने प्रधानमंत्री को टारगेट किया वहाँ पे चुनाव परिणाम दूसरे रहे। क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर जनता के दूसरे व्यूज़ होते हैं और प्रधानमंत्री को लेकर जनता के दूसरे व्यूज़ होते हैं। नो डाउट ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि आज पॉलिटिक्स में माननीय प्रधानमंत्री जी एक इस्टेब्लिश्ड फेस्ड है, मेरा मानना है।
पार्टी मानती है या नहीं मानती, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक इस्टेब्लिश्ड फेस है और उनको हराने के लिए या उनकी इमेज को कम करने के लिए एक इस्टेब्लिश्ड फेस का आना जरूरी है। लेकिन आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम पे बिहार का चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको स्थानीय नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ना होगा। और स्थानीय नेतृत्व में इनके पास है कौन? गिरिराज सिंह, जिनके पीछे एक टैग लगा हुआ है हिंदुत्व पुरोधा। क्या नीतीश कुमार का विकल्प हो सकते हैं गिरिराज सिंह? नहीं, नीतीश कुमार का मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी अकेले गवर्नमेंट फॉर्म करने में कैपेबल होती तो वो बनाती गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री। लेकिन अगर वो कोलिजन में गवर्नमेंट बनाते हैं तो मुझे जहाँ तक पता है कि वो इस बार दबाएंगे नीतीश को और ये कहा जाएगा कि इस बार आप सीएम का पद छोड़िए। ठीक है, सीताराम जी, आप कितना इस बात से सहमत रखते हैं कि इस बार नीतीश कुमार दबेंगे? दबना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे घर में आते हैं और मेरे घर पे मेरे घर जनता ने दबा दिया है। जनता ने दबाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से अगर आप मेरे घर में आते हैं और मेरे घर की जनता पे ही आप दबाव बना देते हैं और आप उस पर राज कर लेते तो मुझे तो दबना पड़ेगा ही, क्योंकि बेशक मेरी प्रॉपर्टी है लेकिन राज आपका है, सिंहासन आपका है। रुझानों की बात कर रहे हैं, फिर से मैं आपको बता दें कि एनडीए जो है 128 पर है और आरजेडी 104 पर चल रही है, फिर भी धीरे है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर एनडीए की सरकार आती, क्योंकि बहुत चुनाया गया था भाई रोजगार देंगे हम, क्या लगता है रोजगार आएगा कि चुनाव खत्म होने के बाद सब टाइट है फिर? ये तो हम काफ़ी पुराने समय से देखते आ रहे हैं कि चुनाव से पहले चुनावी वादे बहुत होते हैं पर ज़मीनी स्तर पर कार्य उस लेवल के नहीं होते हैं। हालांकि पिछले कई सालों में जैसे शौचालय और अलग अलग जगहों पे काम किए गए। जब बात हम रोज़गार की कहते हैं तो हमारे देश की आबादी इतनी है कि हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त रोज़गार उपलब्ध करवा पाना मुश्किल है, क्योंकि हम खुद भी कई बार गलत हैं। हम कुटीर उद्योग और छोटे मोटे ग्राम उद्योग को सपोर्ट नहीं करते, हम खुद ही बाहर के चाइनीज़ सस्ते सामानों में बिलीव करते हैं। बट अगर बीजेपी अपने किए हुए वादों का, एनडीए अपने किए हुए वादों का 50 से 60% कार्य भी करती है तो उम्मीद है आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उनका बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि रोज़गार के उम्मीद है, क्योंकि अभी जब बड़े तौर पे लोग बाग अपने घर लौटे हैं तो अब सबसे बड़ा मैटर ये करता है या तो वापस वो अपने मेट्रो सिटी में जाके जॉब ज्वाइन करें या वो वहीं पे अपने रोज़गार का इंतजार। और ये सबसे बड़ा सवाल, जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार की जनता ने एनडीए के कम से कम 19 लाख जो नौकरी देने का वादा था उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन आरजेडी के 10 लाख नौकरियों को स्वीकार नहीं किया। अब 10 लाख 19 लाख में फ़र्क भी होता है। वैसे बिहार की जनता ने सोच समझ के ही फैसला लिया है, जहाँ तक मेरा मानना है कि उन्होंने अगर चुनाव से पहले वायदे किए, हो सकता है थोड़ा लेट हो बट इस पे जल्द से जल्द वो काम जरूर करेंगे। आप क्या बोल रहे थे? मैं एक बात बोलूँगा कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ से गए, माइग्रेट करके बिहार गए। उन माइग्रेट होने वाले लोगों ने ही नीतीश कुमार की ऐसी की तैसी कर दी है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और महाराष्ट्र और गुजरात से लोग बिहार के आ रहे थे, जिन बुरी परिस्थितियों में आ रहे थे, ठीक है, उसको देखकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति लोगों में एक गुस्सा जन्मा और उस गुस्से का इनडायरेक्ट फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को और डायरेक्ट लॉस हो रहा है जेडीयू का। यही कारण है कि 73 से वो 43 पे सिमट रहे हैं। ठीक है, क्या लगता है कि बीजेपी ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए बिहार में इसीलिए जेडीयू का सहारा लिया था? बिल्कुल, लेकिन वर्चस्व बनाने के लिए सहारा तो ले, लेकिन उस सहारे को उन्होंने वापस छीन लिया, अपने हक में ही कर लिया बीजेपी ने। और आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, अभी तो शाम तक क्या रिजल्ट आते हैं उसके बाद ही पता चलेगा बाकी चीज़ें, लेकिन यहाँ रुझानों को देखते हुए साफ 350 तो हो ही गए और अब तक एनडीए 130 पर है और आरजेडी 102 पर है, सिमट गई है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से बीजेपी का फायदा हुआ है बीजेपी का है? फ़ायदा तो हुआ है और इस फ़ायदे का स्वागत भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई भी मैटर नहीं करता, बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर हमारे तेजस्वी हो या फिर कांग्रेस प्रत्याशी हो, अगर वो जनमत से चुन के आते हैं तो निश्चय ही उनका स्वागत होना चाहिए। बट चुनकर आना और आने के बाद काम करना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो जिस तरह इस परिस्थिति में भी वहाँ के लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, आने के साथ उन्हें उनकी उम्मीदों पर खरा भी होना चाहिए, हमारा यही विश्वास रहेगा। देखा गया था पिछली बार कि कम से कम जेडीयू कितने पे थी? 74 सीटों पे थी, 73 सीटों पे थी, लेकिन इस बार बीजेपी जो है वो 74 सीटों पे है और 39 सीटों पे
जेडीयू सिमट के रह गई? जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि अगर हमारे चिराग पासवान जी अपना एक फेस और अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब हो जाएं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी का एक अच्छा गठबंधन हो सकता है और वहाँ आरजेडी का समापन हो सकता है। एलजेपी बीजेपी का गठबंधन क्या कहेंगे? चिराग पासवान और अगर बीजेपी वो अपना अगर वो तो है मुझे- पार्टी के साथ गठबंधन में एक तरीके से बिल्कुल 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 कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली भी देखें तो आना वहीं पर है, राष्ट्र मंजिल उनकी पासवान चुनावी रैलियों में जेडीयू का तो बहुत ज्यादा निंदा किए थे, बीजेपी का कहीं कुछ नामो निशान नहीं। सुनिए, उसका एक रीज़न है, मैंने आपको बताया, मैं आपको कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को बस केवल अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल को एलिमिनेट करना था, वो थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को प्रयोग करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के पॉलिटिकल बड़ी रणनीति खत्म कर दिया। बहुत बड़ी बीजेपी की बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश है ये नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया इन्होंने, क्योंकि जैसे ही जेडीयू हारेगी ये सीएम नहीं रहेंगे, और जिस दिन ये सीएम नहीं रहे, चाहे जो भी सरकार बनी, इनकी सरकार पिछले 15 सालों में हुए कार्यों की जांच होगी और जांच में इनको जेल भेजा जाएगा। क्या कहा जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरीके से वही काम चिराग पासवान जी का रहा जिस तरीके से नीतीश कुमार का पहले के इनके साथ समर्थन में सरकार बनाने का था, बाद में बीजेपी के ही समर्थन में वापस आना। तो कहीं चिराग चाहे वो अपनी तरफ से लड़े चाहे, लेकिन फेस उन्होंने प्रधानमंत्री का ही यूज़ करा है इलेक्शन के दौरान, तो वो वहीं पर आएंगे। सबसे बड़ी बात मैंने आपको कहा था, बिहार और यूपी की जनता बहुत तगड़े से राजनीतिक जागरूक होती है, और वो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ करने वालों को कहीं का नहीं छोड़ती, और वो दिखा दिया। ठीक है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे ही मैं इस बात पे इनका समर्थन करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी अपना ध्यान एक तरफ केंद्रित नहीं कर पाए, बट पूरा भारतवर्ष जानता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे सपोर्टर हुआ हमेशा। बीजेपी की निंदा नहीं किया एक भी चुनावी रैली? उन्होंने उनको पता था कि आने वाले वक्त में हम दोनों साथ होंगे। ये चीज़ वो उन्हें पता नहीं था, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं कि बीजेपी ने नीतीश को ये लिए ये किया वो किया वो किया। उन चीज़ों को दरकिनार करके हर पार्टी अपना भला सोच के कुछ करना चाहती है। अगर उसे लगता है कि कहते हैं ना कि अगर मेरी ये एक उंगली सड़ रही है तो मैं इस उंगली को काटने में बिलीव करूँगा, पूरा हाथ तो नहीं काट सकते ना। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव में निकल के आया वो ये था कि नीतीश कुमार का कहना कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। क्या कहीं ये इमोशनल कार्ड था? वो वैसे भी उनका अंतिम चुनाव ही है, क्योंकि इसके बाद अभी वो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। और अगर आप नहीं, फिर भी चलो वो बात की बात है, बट एक मेन बात होती है जब आपकी पकड़ कम होती है ना, और गलती से आपके हाथ से सीएम की कुर्सी हट जाए, देन क्या होता है कि हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी बात है कि हम ज़्यादा दिन तक लोगों को याद नहीं रखते। जो शासन में है उसके अच्छे काम, उसी के बुरे काम हम याद रखते हैं। तो धीरे धीरे ये पब्लिक के जिस दिन वॉश आउट माइंड से होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, इनकी छवि अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या लगता है इमोशनल वोट था? जनता से वोट लेने का ये इमोशनल तरीका था कि भाई इस बार मेरा अंतिम चुनाव है और मुझे वोट दो? कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी उम्र भी हो गई है और राजनीतिक कैरियर भी काफ़ी लंबा हो गया है। लेकिन बीजेपी की जिस तरीके से सीटें आई हैं, मुझे ये लगता है कि इस बार खरीद फरोख्त का धंधा तो नहीं चल पाएगा विधायकों का इस इलेक्शन में खासकर। बिहार में खरीद फरोख्त का धंधा नहीं चलेगा विधायक? अब देखिए, अगर बीजेपी अकेले ही सरकार बनाने जाती है तो बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो भाई हमारे पास तो पूरे के पूरे उदाहरण हैं। राजस्थान में इनकी चली नहीं, वरना वहाँ भी कर लेते, वहाँ खरीद ही लिया था। वो तो कुछ हमें लगता है कुछ डील में गड़बड़ी हो गई होगी, ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश में देख रहे हैं आप कैसे चला रहे हैं, ठीक। खैर आज वहाँ के भी परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश में भी 7 सीटों पर चुनाव है, और वो चुनाव बता देंगे कि कौन वहाँ का सीएम बनेगा, ठीक। और सबसे बड़ी बात, मज़े की बात, कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है, वो जब कांग्रेस में थे तो संबित पात्रा जी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कहते थे तुम गद्दार हो, मेरे पास ये रिटर्न है वो रिटर्न। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी मशीन है यार, कौन सा निरमा लगाते हो कि डाला और साफ करके देश प्रेमी निकाल दिया। और सुनिए, मजे की बात सुनिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा का प्रचार करते करते हाथ के पंजे के लिए वोट मांग लेते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि जैसा कि ये अभी अपने, जाहिर सी बात है, अपने आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं, तो इनका जायज़ है उन पर इल्ज़ामात लगाना।
तो मेरा ये मानना है कि सभी पार्टीज ऐसा करती हैं। जैसा कि हमने दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल जी का सुना था कि इतने हजार पेजों का मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ प्रूफ है, ये है वो है, सरकार बनी, सारे वायदे सब चीज़ अपनी अपनी जगह चले गए। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। मेनली मैं बिहार पे ही कंसंट्रेट करना चाहूँगा, जब बाकी जगह का आएगा जब वहाँ जाएंगे। बट बिहार का ये है कि वहाँ के लोगों ने, तो हम उसके बारे में जब बैठेंगे, हम उसके बारे में भी बैठेंगे। और यूपी में हमारे योगी जी का अच्छा, हालांकि उनकी छवि खराब करने की बहुत कोशिश की गई है, बट उनका शासन अच्छा है, उनकी पकड़ अच्छी है। यूपी के टाइम पे देखेंगे। अभी बिहार में बीजेपी की बहुत अच्छी बढ़त है और उसे अच्छे काम के जरिए इसे कायम रखना चाहिए। कौन सी कमी रह गई नीतीश कुमार की सरकार में? मैं आप तीनों से जानना चाहती हूँ, वो कौन सी कमी रह गई जो वो पूरा नहीं कर पाए? अभी जैसा कि इन्होंने वो भी बोला और मैंने भी बोला कि वो कहीं ना कहीं जनसंपर्क में नहीं आ पाए। आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, बट जब आप जनसंपर्क में आते हो तो अब आप पब्लिक से इमोशनली अटैच्ड होते हो। अगर आपको लेके उनमें कोई रोष है, कुछ है, तो आप पहली बात तो आपको पता चलेगी कि जो कि आपके चैनल के थ्रू नहीं आ पाता, आप उस पर कार्य करोगे या फिर उन्हें अपनी तरफ सम्मोहित करने के लिए कुछ करोगे, जो कि हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बीजेपी हो कांग्रेस हो सारे के सारे करते हैं। तो मेरे हिसाब से उनका जनसंपर्क में लोगों से जमीनी स्तर पे इतना जुड़ाव नहीं कर पाना उनके लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा क्या लगता है कि इस बार अगर कोई सीएम बनता भी है तो क्या बिहार की जनता को एक युवा की जरूरत है, ना कि एक अनुभवी की? इस वक्त की बात करूं मैं, अगर करंटली सिचुएशन जो चल रही है, तो मुझे लगता है एक अनुभव की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से देश को एक तरीके से रीस्टार्ट, कहना हम गलत नहीं कहेंगे इसको, जिस तरीके से यहाँ के बिहार की जो जनता है अलग अलग राज्यों से बिहार पहुँची है, उनको एक आस है कि जो हमारा आने वाला मुख्यमंत्री होगा वो हमारे लिए क्या करेगा, किस तरीके से हमारे लिए रोजगार उसी राज्य में रहेंगे या फिर हमें अपना राज्य फिर से छोड़ के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाना पड़ेगा। क्या लगता है कि युवा चेहरे की जरूरत? मैं आपको बताऊं, चाहे युवा आ जाए चाहे अनुभवी, हमें रोजगार सृजन में हमारी जो भौगोलिक स्थितियां होती हैं वो भी देखना है। बिहार के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना 2002 में हुई, जब झारखंड को काटकर उससे अलग राज्य बना दिया गया और जितने रिसोर्सेज फुल रिच एरियाज थे वो सारे चले गए झारखंड में। क्लियर? तो अब बिहार के पास कुछ बचा नहीं है। बिहार के पास बचा है तो के लिए बचा है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो बचा हुआ है। लेकिन अगर आप 10 लाख नौकरियां एक साथ पैदा कर देंगे तो आप उनकी सैलरी कहाँ से लाएंगे, उनका पेंशन कहाँ से लाएंगे? ठीक है, आपको रेवेन्यू भी तो जनरेट करना चाहिए। तो इस यहाँ अनुभव युवा कुछ भी ले आइए, इस बार सीएम की कुर्सी गद्देदार नहीं, उसमें बड़ी बड़ी कीलें होंगी, जो बैठेगा उसे चुभेंगी बहुत, और कितने दिनों तक बैठ पाएगा इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या लगता है, जिस तरीके से तुमने बताया कि चुभेंगी जरूर? मैंने तो पहले ही बोला कि हमारी जनसंख्या हमारे देश की इतनी है कि कोई भी सरकार आ जाए उसके लिए सभी युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवा पाना बहुत ही कठिन है और हमें इस सच्चाई को मानना चाहिए। परंतु इस बात से मैं बिल्कुल ही इस बातों से सहमत हूँ कि इस बार की गद्दी आरामदेह तो नहीं होने वाली है। पर जैसा कि मैंने बोला था, लोगों ने भरोसा किया है, इसीलिए इसी पे आऊँगा। जैसा कि मैंने बोला कि वो अपने कमिटमेंट के 50 to 60% भी वर्क अगर वो कर लेते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि बिहार कहीं ना कहीं हर साल बाढ़ और हर चीज़ों से भुगतता है, वहाँ पे सड़कें वगैरह अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले इस लेवल के काम करने में ही काफ़ी समय लग जाएंगे, आप एकदम से कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि बिहार की जनता नहीं चाहती नीतीश कुमार को। बिहार की जनता नीतीश कुमार को नहीं चाहती ये तो खैर कहीं है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो जीरो होते। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर बिहार की जनता नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं चाहती तो वो बीजेपी को भी वोट नहीं देती, क्योंकि ये दोनों साथ लड़ रहे हैं चुनाव। अगर कोई दो मित्र है, मैं एक को नहीं चाहता तो दूसरे को मैं वोट देने नहीं जाऊंगा, बट यहाँ उन्हें मिला, इसका मतलब ये बिहार की जनता नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं है। पिछले 15 सालों में अगर माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने सड़कें भी नहीं बनवाई तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार है। इन्हें तो नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर आप सड़कें भी नहीं बनवा पाए तो फिर आपने 15 साल किया क्या? केवल आपने एसी कमरे में बैठकर मीटिंगें की और मुख्यमंत्री आवास के लजीज खाने का स्वाद उठाया और केवल मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं का 15 साल फ़ायदा उठाया और आप कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है।
ऐसे कब तक भागेंगे? जवाबदेही तो बनती है, जवाब तो देना पड़ेगा। और देखिए बिहार की जनता है, देश का युवा है, हम कब्र से भी जाके जवाब मांगेंगे, जिंदा रहने पे तो जवाब देना ही देना। बिहार की जनता कब्र से भी जाके जवाब मांगेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अब जो सरकार आए वो अच्छे से कार्य करे, लोगों को ढोसले ना दे के जितना हो सके उतने रोजगार पैदा करे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया को अप्रूवल करे, ताकि जो यहाँ से वहाँ के युवा हैं उनको बाहर शहरों में ना जाना पड़े, वहीं पर उनको रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा सुविधाएं मिले। सब यही कहना चाहूँगा। जवाबदेही बनती है? जवाबदेही तो नीतीश कुमार की बिल्कुल बनती है, पर मैं इनकी एक बात से थोड़ा सा मतलब उसे विस्तार रूप से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर हम किसी को कुछ ना होने के लिए ब्लेम करते हैं तो उस दौरान अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो उसके लिए सराहना भी उसी की करनी चाहिए। तो जैसा कि हम मानते हैं पिछले 5-7 साल में हमारे उज्ज्वला योजना और बाकी जितनी योजनाओं का भी लाभ बिहार की जनताओं को मिला है, तो इसका क्रेडिट भी बिहार के मुख्यमंत्री जी को ही जाता है। तो हम अच्छा बुरा दोनों देखते हुए ये कर रहे हैं। बिल्कुल, उज्ज्वला केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र में बीजेपी, और बीजेपी को स्पष्ट वहां पे फायदा मिलता दिख रहा है। उज्ज्वला केंद्र की योजना है और उसमें बीजेपी को, मैं तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो जेडीयू को कह रहा हूं। जेडीयू में कहाँ 73 से 39, कुछ देर में आप 33 और 23 पे देखेंगे। जल्दी से जवाब उसके बाद। जवाब मेरा वही है कि उनके द्वारा किए गए कार्य से कहीं ना कहीं उनकी छवि में फर्क आया। उनके द्वारा किए गए कार्य से बिहार की जनता संतुष्ट नहीं हो पाई। अगर वो, वैसे मुश्किल है, बट अगर वो गद्दी पे बैठते हैं तो उन्हें सबसे पहले जनसंपर्क स्थापित करना होगा, वह बिहार की जनता को संतुष्ट करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने होंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आप तीनों से ले लेते हैं कि इस बार अगर नीतीश कुमार वापस सत्ता पे काबिज होंगे तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव में मुद्दे हावी होते हैं, जब चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो गुम हो जाती है, जमीन पर कुछ नहीं दिखता है। तो इस बार किस तरीके से जनता का विश्वास फिर से जीतेगी? अगली बार जब चुनाव होंगे तो किस तरीके से जीतेगी? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। शिक्षा, रोजगार। मुझे नहीं लगता कोई बदलाव आएगा। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई बदलाव है तो कोई बदलाव नहीं आएगा। सरकार जैसी थी वैसी रहेगी। इसलिए मेरा कहना यही है कि बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूर, उसके लिए किसकी जरूरत? बीजेपी से कोई चेहरा आ गया है, अगर इनका जो भी एक अच्छा चेहरा बाहर लाते हैं तो जनता को एक उम्मीद रहेगी। अगर नीतीश कुमार रहेंगे तो हमारे सामने वही चेहरा रहेगा और वही वादे रहेंगे। क्या लगता है सर? कुल मिला के भाई साहब ने जो ये कहा कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इस पूरे भारत में अगर किसी पार्टी के नेता ने सबसे पहले इस पर चुनाव लड़ा है तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने लड़ा है। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है बिहार की बात हो रही है, मुझे बहुत खुशी है कि अगर सुने, बिल्कुल मैं बिहार पे ही आ रहा हूँ, मैं बिहार पे ही आ रहा हूँ। अगर बिहार की जनता, अगर बिहार में आने वाली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करती है तो आम आदमी पार्टी उसका खुलकर स्वागत करती है। और ऐसे प्रत्येक नेता का हम स्वागत करते हैं, भले वो हमारा विरोधी ही क्यों ना हो, लेकिन जो जनहित की बात करेगा हम उसका स्वागत करते हैं। और बिहार में जब नीतीश कुमार अगर वापस आते हैं तो फिर उसकी बात है कि किस तरीके से वो जमीनी स्तर पर काम करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से जनता भरोसा कर रही है एनडीए पे। देखिए, मैंने आपको फिर कहा, मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ जेडीयू को चुनाव से हटाने की बात हो रही थी, यहाँ नीतीश को तो एलिमिनेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं चौथी बार इस बात को बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर 70+ सीटें लेकर आती है, सीएम नहीं बन जाता तब तक तो ये चीज नहीं है। जब तक 70+ सीटें अगर बीजेपी की आती हैं तो बीजेपी कभी नीतीश कुमार को एज अ सीएम कैंडिडेट नहीं एक्सेप्ट करेगी। मैं यहाँ लिख के दे सकता हूँ आपको। सर आप क्या बोलते जल्दी से, उसके बाद 2 मिनट चाहूँगा मैं। सबसे पहली बात, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य कह के चुनाव लड़ना अलग बात है, उसे उपलब्ध कराना अलग बात है। इस चीज़ों पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात रही, नया फेस आना इसलिए ज़रूरी है, जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तब भी वो एक नया चेहरा थे, किसी को पता नहीं था कि इतनी अच्छी छवि और इतना अच्छा पकड़ बना पाएंगे। सो बीजेपी को अपने किसी भी एक भरोसेमंद कैंडिडेट को एक नया चेहरा बना के सामने लाना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 133 पर अभी एनडीए है और आरजेडी अभी 99 पर ही सिमट गई। ऐसे में देखना काफी अहम होगा, क्योंकि दिलचस्प हो चुका है ये रुझानों का फेरबदल, और ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि इस बार का अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।